जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म विद्यालयपुर में। अभी जो हमारी क्लास चल रही है ईवीएस में, अभी 2 क्लासेस हमारे पेड़ पौधे में, हमारे जो पेड़ पौधे हैं उनकी क्लासेस बन चुकी हैं। ये थर्ड पार्ट आपका आगे आ रहा है। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और मैं आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ा रही हूँ, तो इसलिए हमारी थोड़ी सी क्लासेस लेंदी हो रही हैं, है ना। इसका एक पार्ट और आने वाला है, फिर इसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। साथियों, हमारी जो ईवीएस का संपूर्ण सिलेबस में, जो नया सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारे अभी वर्ग 3 की जो तैयारी, जिसके लिए हम आपको ईवीएस पढ़ा रहे हैं, इसमें आपका जो न्यू सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग पूरी क्लासेस हमारी डल रही हैं। पूरे न्यू सिलेबस में जो भी टॉपिक दिए हैं वो टॉपिक वाइज मैं डाल रही हूँ, जिसमें हमारा परिवार, हमने जंतु वगैरह की जो क्लासेस हैं उन्हें कंप्लीट कर ली हैं। आपने अगर ये वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले आप जाके उनको ज़रूर देखें, क्योंकि स्टार्टिंग से पूरी क्लासेस डल रही हैं। अगर आप बीच में देख रहे हैं तो इस क्लास को देखने के बाद आप पुरानी क्लासेस भी ज़रूर देखिएगा। पूरी ईवीएस की टोटल पूरी क्लासेस डली हो, पूरा डिटेल में आपको समझाया जा रहा है ना। और ये पेड़ पौधे वाली क्लास थोड़ा बड़ा टॉपिक है, क्योंकि पेड़ पौधों में पोषण, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने पेड़ पौधों को बहुत सारा उसकी चीज़ें देखी, फिर उनमें हमने जड़ें देखी, तना देखा वगैरह, मैंने आपको पूरा समझाया था। आज हम पोषण तत्व समझा रहे हैं। इनमें से क्वेश्चंस बनते हैं और इनके बीच में से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए थोड़ी हमारी लेंदी क्लासेस हो जाती हैं। थोड़ी सी हम डिटेल बताने के कारण हम पूरा थोड़ी क्लासेस बढ़ जाती हैं, 1-2 क्लासेस ज़्यादा हो जाती हैं हमारी। मगर मैं चाहती हूँ आपको पूरा डिटेल में मिले, ताकि आपके क्वेश्चंस मिलें तो आप उनको छोड़े ना पाएँ और पूरा आपको हमारी क्लासेस में क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलें। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हमारी क्लास को। सबसे पहले आप लोग शेयर कर दीजिएगा क्लास को, और कोई नया स्टूडेंट है जो पहली बार हमारी क्लास को देख रहा है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करके ज़रूर जाइएगा क्लास में, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाइएगा लास्ट में कि आपको क्लास कैसी लगी। वैसे आप लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है, आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को। मैम एंड सर, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट करा है हम लोगों को, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए हम हमारी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं और हमारा जो टॉपिक है उसे स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो हम पौधों के बारे में जा रहे हैं, पोषण वगैरह के बारे में। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा पोषण रहेगा पौधों में, कि पौधों को पोषण किस तरीके से मिलता है ना। हमारे आसपास के मिट्टी में से, जल में से किस तरीके से उन्हें पोषण तत्वों की प्राप्ति होती है, हम उन सब के बारे में हमारी क्लास में जानते हैं। तो सबसे पहले पौधों में जो वृद्धि होती है, क्या होती है, पौधों में वृद्धि जो होती है, सर्वोत्तम जो वृद्धि विकास, उनके उत्पादन करने के लिए उनमें विशिष्ट तत्व या यौगिक होने चाहिए। अगर कोई पौधा अगर वृद्धि कर रहा है ना, विकास कर रहा है, तो उसके लिए जैसे हम लोगों को न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, ऐसे पौधों को भी होती है ना। पौधों को भी खाद्य पदार्थ, पानी, जल, मिट्टी, है ना, उसमें जो पोषक तत्व होते हैं उनकी आवश्यकता होती है, क्योंकि उसे भी वृद्धि करना है, उसे भी विकास करना है ना। कुछ यौगिक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिन्हें पौधे के आवश्यक पोषक तत्व कहते हैं। तो पौधों के आवश्यक पोषक तत्व कौन से होते हैं, जो पौधों की वृद्धि विकास में उनकी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। क्या करते हैं, सहायता। ये आपको अच्छे से याद रखते हुए चलना है। फिर आगे देखेंगे हम। सबसे पहले पौधों में हम पोषक तत्व देखते हैं। क्या देखते हैं, पौधों में पोषक तत्व किस टाइप, तो वैज्ञानिकों के अनुसार 16 क्या होता है, आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन बन जाए कि पौधों में कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, नंबर में पूछ लिया जाए तो कितने होते हैं, 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ये आप अच्छे से याद रखते हुए चलेगा, कितने, 16 नंबर जरूर याद रखते हुए चलेगा। तथा उन्होंने पौधों की आवश्यकता के अनुसार इनका वर्गीकरण भी अलग अलग पार्ट्स में हमने करा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम प्राथमिक तत्व जो होते हैं, तो पहले हम देख लेते हैं प्राथमिक तत्व, द्वितीयक तत्व, है ना। इस हिसाब से अपन अकॉर्डिंग इनको पढ़ते हुए चलते हैं। और जो इसमें मेन रहते हैं, इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वही पढ़ाऊँगी सारे डिटेल में। जो डिटेल इंपॉर्टेंट है हम उस डिटेल को लेते हुए चलेंगे, है ना। ऐसे तो बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, हम 16 के 16 नहीं देखेंगे, बस आप उनके नाम, मैंने आपको एक नॉर्मल ये छोटे से वेब में नाम लिख दिए हैं सारे 16, तो आप उनको एक बार देख लीजिएगा। मगर ये है कि जो मेन है हमारे, हम उनको डिटेल करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले प्राथमिक पोषक तत्व देखते हैं। कौन से देखते हैं, प्राथमिक पोषक तत्व देखते हैं, जिनमें माइक्रो यो न्यूट्रिएंट, अपन बोल सकते हैं न्यूट्रिशन जो होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है ना। अब जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, अब पहले आप उनके बारे में देख लेते हैं। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना, इनके बारे में जानते हैं, जिनकी आमतौर पर सबसे अधिक आवश्यकता होती है। माइक्रो मतलब ज़्यादा होता है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो मतलब होता है, जिनकी हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, जैसे कार्बन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, फास्फोरस हुआ, पोटेशियम हुआ। तो इन जो पदार्थ हैं, इन तत्वों की हमारे पेड़ों को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है।
ये पदार्थ क्या करते हैं, हमारे पौधों के वृद्धि विकास में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। द्वितीयक पोषक तत्व वे होते हैं, अब हम देखते हैं फर्स्ट में आपने देख लिया, मतलब प्राथमिक रूप से अगर द्वितीयक आपको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं आपके पौधे को, तो प्राथमिक पोषक तत्व तो होना आवश्यक है, मतलब जो मेन है, सबसे पहले इनकी आवश्यकता सबसे पहले होती है। फिर हम द्वितीयक पोषक तत्व देखते हैं। द्वितीयक पोषक तत्व में देखते हैं इनकी जिनकी प्राथमिक आवश्यकता पोषक तत्वों की तुलना में माध्यम मात्रा में कैसी होती है, मध्यम मात्रा में आवश्यकता होती है। प्राथमिक जैसे अपन बोल सकते हैं पहले जो पोषक तत्व हमको मिले हैं उसके बाद हमको द्वितीयक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है ना। अब पहले वाले तो हमको बहुत अच्छी तरीके से मिल गए, मगर इनकी आवश्यकता थोड़ी कम होती है, हमें आवश्यकता होती है द्वितीयक पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर होते हैं। कौन कौन से होंगे, कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम होगा, सल्फर होगा, ये आपके कौन से होंगे, द्वितीयक पोषक तत्व होंगे, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आगे देखते हैं हम लोग, प्राथमिक एवं द्वितीयक पोषक तत्वों की तुलना में सूक्ष्म या ट्रेस्ट पोषक तत्वों की बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। अब कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता तो होती है, मगर उनकी मात्रा कैसी होती है, बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म होती है और बहुत कम मात्रा में हमें इन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसे बोरेन हुआ, क्लोरीन हुआ, तांबा हुआ, लोहा हुआ, मैग्नीशियम हुआ, है ना, मोलिब्डेनम जो आपका एक पदार्थ होता है ये, और फिर जिंक वगैरह, ये पदार्थों की हमें कैसे मात्रा में आवश्यकता होती है, सूक्ष्म मात्रा में इन सब तत्वों की हमें आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं हम, बहुत कम पौधों को 5 अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है ना। अब कुछ पौधे जो रहते हैं उन्हें बहुत ही कम इन आवश्यक पोषक जो अन्य पोषक तत्व होती है उनकी आवश्यकता होती है, जैसे है ना कोबाल्ट हुआ, निकिल हुआ, सिलिकॉन हुआ, सोडियम हुआ और बेनेडियम हुआ। इन ये वाले जो पदार्थ होते हैं आपके कोबाल्ट, निकल, सिलिकॉन वगैरह, इन पदार्थों की जो आपके पौधे होते हैं उनको बहुत ही कम, मतलब सूक्ष्म अगर ना भी मिल रहे हैं तो भी पौधों को कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत ही कम मात्रा में। और कुछ पौधे होते हैं जिनको इन पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। वैसे हमारे जो नॉर्मल हमारे घरों में लगे रहते हैं उनमें इन चीज़ों की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए आगे देखते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, प्राथमिक पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व और द्वितीयक पोषक तत्व। तो चलिए अब आगे देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम पौधों का कार्य देखते हैं, फिर इसके आगे देख लेते हैं हम लोग। चलिए सबसे पहले हम पौधों का कार्य देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले पौधों का कार्य, पौधों में पोषक तत्वों और उनके कार्य। अब हमने पोषक तत्व देखे प्राथमिक, द्वितीयक, फिर इसके बाद मैं इसकी डिटेल भी बताऊंगी, सल्फर वगैरह हम इनकी डिटेल भी देखेंगे, मगर पहले हम इनके कार्य देख लेते हैं। हमारे जो पोषक तत्व होते हैं वो क्या कार्य में हमारी मदद करते हैं। देखो, पौधों को बढ़ाने में, है ना, शारीरिक कार्यों में, बनाए रखने में, प्रजनन के लिए विभिन्न प्रकार के तत्वों की आवश्यकता होती है। अब देखिए, जिस तरीके से हमको पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उसी तरीके से पेड़ पौधों को भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। उनको भी शारीरिक विकास चाहिए, मतलब उनकी लंबाई बढ़ेगी, उनकी शाखाएँ होंगी, उनमें प्रजनन मतलब पुष्पों का विकास होगा, फलों का विकास होगा। इस सब के लिए भी तो उन्हें पोषक तत्वों की आवश्यकता है। जिस तरीके से हमें हमारे विकास के लिए आवश्यकता होती है उसी तरीके से पौधों को भी उनके विकास, उनके शारीरिक विकास, पोषण भरण के लिए भी उनको पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ये आप याद रखते हुए चलिएगा। आवश्यकता होती है। फिर इसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे, फिर इसके बाद आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ऑक्सीजन, हवा और पानी से हमें अवशोषित होती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये पौधों को किससे मिल जाती है, हवा से मिल जाती है ना। क्लोराइड और निकल जैसे अन्य तत्वों की आवश्यकता, जैसे क्लोराइड है, निकल है ना, जैसे ये अन्य तत्वों की आवश्यकता अगर हमें पड़ रही है हमारे पौधों को, है ना, जैसे आपका क्लोराइड हो गया, निकल हो गया, है ना, जैसे अन्य तत्वों की आवश्यकता बहुत कम मात्रा में होती है। इनकी बहुत ही कम मात्रा में आमतौर पर मिट्टी में पाए जाते हैं। और ये आपके निकल, कोबाल्ट, क्लोराइड वगैरह ये कहाँ मिल जाते हैं, आपको मिट्टी से मिल जाते हैं, है ना। बाकी सब निषेचन द्वारा जोड़ा जाना चाहिए। बाकी सब जो है निषेचन, मतलब जो निषेचन की क्रिया होती है उसके द्वारा उनको प्राप्त होते हैं। ये आप याद रखिएगा। फिर इसके बाद आ जाएंगे हम पौधों में पोषक तत्वों
को आवश्यक सापेक्ष मात्रा में के अनुसार 3 समूहों में हमने वर्गीकृत किया है। सापेक्ष मतलब जिसे हम अभी ऊपर पढ़ के आए थे, अब हम इनका नीचे पूरा वर्गीकरण करते हैं, अलग अलग सभी तत्वों के बारे में जानते हैं। अगर आपसे किसी तत्व पर्टिकुलर किसी तत्व से ही क्वेश्चंस बना दिए गए हैं तो आप उनको भी अच्छे तरीके से सॉल्व करवाएं, है ना। जो मेन तत्व हैं मैं पहले उनको अच्छे से आपको बता देती हूँ, बाकी आपको इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट है हम उनके बारे में डिटेल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम माइक्रो पढ़ते हैं। कौन से पढ़ते हैं? माइक्रो। माइक्रो में सबसे पहले हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन, इसे बोलते हैं एन। नाइट्रोजन एन से हम इसे सिंबल करते हैं। इसका कार्य क्या होता है? सबसे पहले नाइट्रोजन, पहला पोषक तत्व कौन सा देख रहे हैं हम? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का कार्य क्या होगा, है ना। सबसे पहले तो हम क्या देखते हुए चलेंगे? इसका कार्य देखते हुए चलेंगे। चलिए, नाइट्रोजन का कार्य है आपका, नाइट्रोजन प्रोटीन, हार्मोन्स, क्लोरोफिल, विटामिन्स और एंजाइम्स एक प्रमुख घटक होते हैं, है ना, जो पौधों में जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। साथ ही आनुवांशिक सामग्री जो होती है, जैसे न्यूक्लिक एसिड भी, है ना, नाइट्रोजन उपापचय, जो चयापचय, जो तने पत्ती वगैरह जो वृद्धि करते हैं वनस्पति, उनके लिए प्रमुख कारक होता है। मतलब इसका ये होता है, नाइट्रोजन का कार्य क्या होता है? प्रोटीन, हार्मोन, क्लोराइड, विटामिन्स, एंजाइम्स और जो प्रमुख घटक होते हैं उनके जो पौधों के जीवन के लिए आवश्यक जो तत्व होता है एवं आनुवांशिक जो सामग्री होती है, उसके लिए ये नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। ये हमें अच्छे से याद रखते हुए चलना है। साथ में नाइट्रोजन क्या करता है? जो चयापचय जो क्रियाएं होती हैं उनमें क्या करता है? योगदान देता है, उन्हें ईजी करने में, है ना, उनकी वृद्धि विकास में। जैसे पौधे वगैरह में जो पत्तियों का विकास होगा, पुष्पों का विकास होगा, उनमें जो वृद्धि होगी, उसके लिए क्या करेगा? ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अपना योगदान देता है। ये आपको अच्छे से याद रखते हुए चलना है। इसके विशिष्ट लक्षण होता है, जैसे पत्तियां, अगर इसके कारण क्या हो जाता है, अगर इसकी कमियां हो रही हैं तो क्या हो जाती हैं? पत्तियों का पीला पड़ने लगती है, उनके विकास अवरुद्ध हो जाता है। किनारों पे से, जैसे आपकी ये पत्तियां हैं, ये आपकी कोई भी पत्ती है ना, लीव है, और ये किनारों पे कैसे हो जाएगी आपकी? ऐसे येलो येलो हो जाएगी किनारे पे से ना, इस तरीके से पीली पीली आपको दिखाई देगी, है ना। जैसे इसमें है डाइक, ये इस तरीके से देखिए, ये आपकी इस तरीके से पीली हो जाती हैं पत्तियां, इस तरीके से इनका ये पीला पड़ने लगती हैं। ये नाइट्रोजन की कमी के कारण होने लगती है। अगर आप कभी भी किसी पौधे में इस तरीके से पीली पत्तियां एकदम से, जैसे पौधे सूखने लगा है या उसमें किसी कारण से कुछ रोग हो गया है, तो वो फूल नहीं दे पाता या पत्तियां ऐसे होने लगती है, तो इस तरीके से पीली होने लगती है। तो उसमें नाइट्रोजन की कमी के कारण वो पत्तियां कैसी होने लगती हैं? पीली होने लगती हैं। आप अच्छे से याद रखते हुए चलिएगा ना। जैसे नॉर्मल एक ये पौधा था, नॉर्मल सिंपल सा, और उसकी पत्तियां इस तरीके से कैसे होने लगी? पीली होने लगी, सूखने लगती पीले होके। तो ये नाइट्रोजन की कमी के कारण इस तरीके से हो जाता है। ये बैगन में नाइट्रोजन की कमी है, और ये खीरे में, है ना, ये इस तरीके से आपको देखने को मिले। खीरे का जो ककड़ी वगैरह नॉर्मल बोलते हैं, उसकी ये बेल रहे, और ये आपके बैगन का पत्ता है, उसमें इस तरीके से नाइट्रोजन की आप कमी देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब इसके लिए एक नोट है, आप उसे बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। कुछ कुछ चीज़ें मैंने नोट में भी डाल दी हैं, है ना, ताकि आपको अगर अलग से कोई क्वेश्चंस मिले तो आप इनमें से भी ऐड कर सकते हैं। प्रजननावस्था के दौरान फूल आने और फल उत्पादन में क्या होता है? देरी से बचने के लिए नाइट्रोजन का प्रयोग को नियंत्रण किया जाना चाहिए। अगर हम बोल सिंपल, अगर हम लैंग्वेज में से बोले, ये क्वेश्चन जो लिखा है कि जब इनकी प्रजनन अवस्था के दौरान, जब प्रजनन मतलब हम बोल सकते हैं पुष्प में प्रजनन के दौरान फल का विकास होता है ना, फूल आने और एवं फल के उत्पादन की देरी से बचने के लिए, मतलब फल के जो उत्पादन है, अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी तो फल कैसे होने लगेंगे? पुष्प से धीरे, मतलब अधिक समय लेंगे, है ना, विकास करने में क्या लेंगे? अधिक समय लेंगे। और नाइट्रोजन की कमी नहीं होगी, नाइट्रोजन की पूर्ति रहेगी, तो फलों का विकास बहुत जल्दी होता है। बस आपको ये अच्छे से एक नोट है कि आपसे अगर कभी क्वेश्चंस बना के पूछ लिया कि अगर फलों को जल्दी मतलब हम बोल सकते हैं फलों का विकास जल्दी करना है, तो उसके लिए हमें किस तत्व की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी? तो नाइट्रोजन की। ये हमें अच्छे से याद रखते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
अब दूसरा हमारा आ जाता है पोटेशियम। कौन सा जाएगा? फास्फोरस। अभी हमने नाइट्रोजन देखा, NPK। हम 3 चीज़ देखेंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। NPK है ना, तो अब फास्फोरस देख लेते हैं हम। P से, इसे सिंबल क्या है? इसका P है, याद रखिएगा, P सिंबल है इसका। अब हम फास्फोरस के बारे में जानते हैं। अब इसका कार्य क्या होता है? फास्फोरस का क्या कार्य होता है, चलिए ये देख लेते हैं। जीवित कोशिका में ऊर्जा संग्रहित करती है। ये क्या करता है? जीवित कोशिकाएँ जो होती हैं उनमें ऊर्जा संग्रह करने वाले जो अणु होते हैं, है ना, ऊर्जा संग्रह करने वाले जो अणु होते हैं, जिन्हें हम ATP कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें ATP कहते हैं। ये एक घटक के रूप में फास्फोरस पौधे में सभी ऊर्जा खपत में क्या करता है? मदद करता है, ऊर्जा खपत। जैसे हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया में ATP के रूप में ऊर्जा का संचय होता है, इसी तरीके से पौधों में भी ऊर्जा का संचय ATP के रूप में होता है। ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा, है ना। अब ATP की प्रक्रिया के लिए आवश्यक होता है। फिर इसके बाद इसमें अमीनो एसिड में भी एक प्रमुख घटक होता है। अमीनो जो एसिड होता है इसके अंदर, आपके अमीनो एसिड में भी, तो ये कोशिका झिल्ली का एक प्रमुख घटक होता है अमीनो एसिड की। आप याद रखिएगा। फास्फोरस पौधों में आनुवांशिक सामग्रियों से भी संबंधित होता है। फास्फोरस में जो आनुवांशिक DNA RNA जो पौधों में भी होता है, आनुवांशिक जो पदार्थ होता है, उससे सामग्री से भी क्या होता है? ये आपके संबंधित होता है, क्योंकि फास्फोरस जो आनुवांशिक पदार्थ होता है उनमें फास्फोरस की आवश्यकता होती है, उनमें फास्फोरस की मात्रा कुछ पाई जाती है ना। फास्फोरस आनुवांशिक सामग्री से भी संबंधित होता है। बीज अंकुरण, प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन निर्माण आदि में भी क्या करता है? मदद करता है। प्रोटीन निर्माण वगैरह जो होता है उसमें भी ये क्या करता है? हमारी हेल्प करता है। फिर इसके बाद फूल, है ना, वगैरह निर्माण जो होते हैं लगभग विकास का होता है। इसमें भी जो चयापचय क्रिया होती है, मतलब वृद्धि विकास जो होता है, फास्फोरस भी उसमें क्या करता है? हेल्प करता है। क्या करता है? ये फास्फोरस भी उसमें क्या करता है? हेल्प करता है। ये हमें अच्छे से याद रखते हुए चलना है। फिर इसके बाद प्रमुख इसकी विशिष्ट लक्षण जो होते हैं किस कारण से, जैसे तने की पत्तियाँ बेगनी हो जाना, धीरे धीरे फास्ट, जैसे अभी हमने नाइट्रोजन से पढ़ा था उससे पत्तियाँ पीली हो रही थी, मगर अगर हम फास्फोरस पढ़ते हैं तो फास्फोरस से पत्तियाँ कैसी हो जाती है? बेगनी रंग की हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? बेगनी रंग की होने लगती हैं फास्फोरस की कमी से। ये आपको अच्छे से याद रखते हुए चलना है। मैंने कलर भी याद रखिएगा, बाई चांस पूछ लिया जाए आपसे कि किस पदार्थ की कमी से पत्तियों का रंग बेगनी हो जाता है, तो याद रखना है हमको कि फास्फोरस की कमी से पत्तियों का जो रंग हो जाता है वो बेगनी हो जाता है ना। विकास में, परिपक्व में देरी हो जाती है ना। खराब फूल आते हैं, फूलों में फलों की समय से पहले गिरने लगते हैं। कुछ फल ऐसे हो जाते हैं, जैसे आपने कभी देखा होगा कि फल लग रहे हैं और फल लगते लगते वो अपने आप फल इसमें गिर जाते, कच्चे ही फल गिर जाते, वो पक नहीं पाते, परिपक्व नहीं हो पाते, है ना, पूरे, और उससे पहले ही वो कैसे हो जाते? मैच्योर नहीं हो पाते, पहले ही वो गिर जाते हैं, है ना। कुछ फसलों में पी की मतलब फास्फोरस की कमी के उदाहरण जैसे हम ये दे सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से, ये अंगूर की बेल में आपको फास्फोरस की कमी दिखाई देगी, और स्ट्रॉबेरी में भी आपको फास्फोरस की ये कमी दिखाई देगी, है ना। कुछ कुछ पौधों में फास्फोरस की कमी से ये रोग होते हैं उनमें, है ना, फास्फोरस के। इस तरीके से ये अंगूर की बेल अगर आपने देखी तो फास्फोरस की कमी से वहाँ पे बेगनी कलर होने लगेगा उसमें। और इससे स्ट्रॉबेरी का एक पेड़ है इस तरीके से, तो ये लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से बेगनी रंग वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं हम लोग, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। अब फास्फोरस का एक नोट है, इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। पहले नोट के बारे में भी जान लेते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, कि फास्फोरस में घुलनशीलता कम होती है। फास्फोरस क्या होता है? कम घुलता है, मतलब फास्फोरस में जो घुलन है, अगर आप सिंपल एक उदाहरण दोगे, अगर पानी में आप फास्फोरस घोलोगे तो वो देरी से घुलेगा, है ना। तो फास्फोरस की घुलनशीलता क्या होती है? कम होती है, बहुत कठोर, मतलब घुलने में बहुत टाइम लगाता है। और मिट्टी में कई तरह की प्रतिक्रियाएँ होती हैं, और मिट्टी में तो अलग अलग प्रकार के, आपको पता है एक ही मिट्टी में आपको कई पोषक तत्व मिलेंगे, तो कई अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद आप अगर बोले तो इसमें पौधों के लिए अनुपलब्धता बनाती है, इसलिए इनकी जड़ों में करीब और पौधों की ज़रूरतों के अनुसार दिया जाना चाहिए। अब देखो फास्फोरस जो है, अब मिट्टी में हम डालेंगे तो ये बड़ी मुश्किल से घुलता है ना, देरी में घुलता है। तो अगर पौधों को जितनी आवश्यकता है अगर हम उतना ही दें तो पौधे बहुत अच्छी वृद्धि करेंगे, नहीं तो ज़्यादा अधिक पोषक से भी क्या हो जाता है? पौधे खराब हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अब दूसरा हमारे पास आएगा पोटेशियम। अब दूसरा, अभी तक हमने क्या देखा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, और अब हम देख लेते हैं पोटेशियम। अब क्या देखेंगे हम लोग? पोटेशियम। चलिए, नाइट्रोजन, फास्फेट, और हमारा ये स्टार्ट हो जाएगा पोटेशियम। चलिए पोटेशियम को कंप्लीट करते हैं हम लोग। चलिए,
कार्य क्या होता है पोटेशियम का, सबसे पहले तो हम कार्य देखते हैं कि पोटेशियम पौधों में कार्य क्या करता है ना। तो सबसे पहले पोटेशियम का कार्य है कि पौधों में शर्करा स्टार्च के निर्माण के लिए आवश्यक होता है ना। ये क्या करता है, शर्करा और स्टार्च जो पौधों में जो भोजन का मतलब पोषक पदार्थ जो होता है उसको मतलब बोल सकते हैं भोजन, शर्करा और स्टार्च के रूप में जो रहता है उनका, तो उसमें क्या उसके निर्माण में पोटेशियम क्या करता है, मदद करता है। और ये क्या करता है, ये प्रोटीन संश्लेषण में कोशिका विभाजन में शामिल होता है। जब प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो कोशिका विभाजित होती हैं, तो कोशिका जब विभाजित हो रही होती है तो उस समय ये क्या करता है, हेल्प करता है ना। कोशिका भित्ति एवं महत्वपूर्ण घटक होने के नाते, मतलब जो कोशिका भित्ति होती है वो इसका एक महत्वपूर्ण घटक होने के नाते पोटेशियम की कठोरता और कठोरता को बढ़ा देता है। अब पोटेशियम भी कठोर है मगर उसकी जो कठोरता, कोशिका का जब विभाजन होता है, क्या वो बोला उसने कि जो महत्वपूर्ण कोशिका भित्ति होती है उसका महत्वपूर्ण घटक होता है, कौन होता है, आपका पोटेशियम महत्वपूर्ण घटक होता है, जो क्या करता है आपके पोटेशियम की पौधों में कठोरता को क्या कर देता है और बढ़ा देता है। पोटेशियम क्या करता है, रंध्रों के खुलने एवं बंद होने के लिए जिम्मेदार कौन होता है, पोटेशियम। अब रंध्र खुलने बनने क्या होते हैं, तो एक बार मैं थोड़ा सा ये समझा देती हूँ। पौधों में क्या होता है, पत्तियों पे कुछ रंध्र पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा है ना, आपका जो पौधों में अंदर जल होता है तो उसको बाष्प के रूप में पौधों में से जल निकलता है। तो प्रकाश अगर आपका अधिक तेज़ी से प्रकाश है और उसमें बहुत तेज़ी से बाष्प उत्सर्जन होता है, मतलब जल्दी से पौधों का पानी उड़ रहा है, तो पोटेशियम क्या करता है, रंध्रों को बंद करने में मदद करता है, जिससे आपके पौधों में जो पानी है वो बच सके और पौधों का पानी अधिक मात्रा में है ना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाष्प के रूप में ना बदले, परिवर्तित ना हो, इसलिए पोटेशियम उसकी हेल्प करता है। तो रंध्र क्या करते हैं, बाष्प उत्सर्जन की क्रिया में काम करते हैं। इनके खुल जाने पर पानी जो होता है वो बाष्प के रूप में निकलने लगता है, और बंद हो जाने पर ये क्या हो जाता है, पानी बाष्प के रूप में रुक जाता है ना, और पौधों में पानी सेफ हो जाता है। फिर इसके बाद क्या दे रखा है इसमें, अब देखिए जल संतुलन से समायोजन के लिए आवश्यक होता है। जल संतुलन मतलब जल में जो क्रियाएं होती हैं उनके संतुलन के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। समायोजन में क्या होता है, ये आवश्यक होता है। फिर इसके बाद फलों एवं स्वाद एवं रंग को बढ़ाता है। फलों में क्या करता है, सब्जियों में स्वाद को बढ़ाएगा, उसके रंग को सुंदर रंग लाने में मदद करेगा। फलों की तेल सामग्री को बढ़ाता है। फलों में जो तेलीय सामग्री होती है, कुछ तेलीय फल जो होते हैं मतलब जिनसे हम तेल की प्राप्ति करते हैं, उनमें बढ़ाता है। पत्तेदार फलों के लिए महत्वपूर्ण होता है। जो पत्तेदार फल होते हैं है ना, फसलें जो होती हैं पत्तेदार, उनमें भी क्या करता है, ये मदद करता है। चलिए फिर इसके कार्य, इसके विशिष्ट लक्षण देख लेते हैं। इसके लक्षण क्या आपको देखने को मिलेंगे कि सिराओं के बीच पत्तियों का पीला पड़ जाना। अब सिराओं के बीच में जो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं वो पोटेशियम के कारण पड़ जाती हैं, है ना, याद रखिएगा। धब्बेदार मुड़ी हुई पत्तियां हो जाती, इसमें है ना पीले पीले धब्बे पड़ जाते हैं पोटेशियम की कमी से। फास्फोरस की कमी से क्या हो रहा था, बेगनी हो रहा था, जबकि नाइट्रोजन की कमी से पूरा पत्ता ही पीला हो रहा था। अब इसमें क्या हो जाता है, बीच में धब्बे पड़ जाते हैं। जैसे कोई भी आपकी ये मैं एक बना देती हूँ, एक मिनट रुकिए। इस तरीके की कोई भी आपकी एक पत्ती है इस तरीके से, है ना, और ये आपकी लीव है, और इसमें क्या हो जाता है, ये येलो येलो स्पॉट्स हो जाते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी, इस तरीके से येलो येलो स्पॉट्स हो जाते हैं। तो पत्तियां क्या हो जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं। आप अच्छे से याद रखते हुए चलिएगा, है ना। और कमी से लक्षण पहले पुरानी पत्तियां दिखाई देती हैं, ऐसा लगता है कि ये पुरानी पत्तियां आ गई हैं। इस तरीके से, एक मिनट, चलिए अब हम देख लेते हैं पोषकों अब पौधों में पोषक तत्वों एवं उनके कार्य। ये तो हो चुका है हमारा, ये डबल से ऐड हो गया है आई थिंक, एक मिनट। अब हम देखते हैं द्वितीयक पोषक तत्व। अभी तक हमने कौन से देखे, प्राथमिक पोषक तत्व देखे, माइक्रो देखे थे। कौन से देखे थे, माइक्रो। अब हम मैक्रो देखे थे, माफ़ कीजिएगा, मैक्रो पोषक तत्व देखे थे। अब हम द्वितीयक पोषक तत्व देखते हैं। कौन से देखते हैं, द्वितीयक पोषक तत्व, जिसमें हम सबसे पहले कैल्शियम पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन सा हम देखेंगे, तो सबसे पहले हम कैल्शियम को देखते हैं। तो चलिए, कार्य क्या होता है, कैल्शियम कोशिका भित्ति के लिए महत्वपूर्ण संरचना का अपघटक होता है। कोशिका भित्ति के लिए कैल्शियम जो होता है, कोशिका मतलब आप मान लीजिए ये आपकी कोशिका है और उसके ऊपर जो काम करने वाली ये भित्ति मतलब जो बाहर की दीवार जो होती है ना, सेल वॉल्स जो होती है कोशिका भित्ति, उसके महत्वपूर्ण संरचनात्मक घटक होता है। कौन सा, आपका कैल्शियम। ये कोशिका वृद्धि एवं विभाजन के लिए आवश्यक होता है। अब कोशिका की जब
वृद्धि हो रही है, मतलब वो बढ़ रही है या उसका विभाजन हो रहा है, क्योंकि जब वृद्धि करेगी तो विभाजित होती है कोशिका, तो उसमें क्या होता है, मदद करता है। कौन सा आपका कैल्शियम, और कैल्शियम का जो सिंबल होता है Ca होता है, ये आप अच्छे से याद रखते हुए चलिएगा। फिर इसके बाद ये कोशिका में पानी की गति को प्रभावित करता है। कोशिका में कैल्शियम जो होता है उसकी पानी की जो गति होती है कोशिकाओं में, उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। कुछ पौधों में नाइट्रोजन के अवशोषण के लिए भी कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कुछ पौधों में अगर नाइट्रोजन का अवशोषण करना है तो उसके लिए हमें कैल्शियम की आवश्यकता होती है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। कैल्शियम जो होता है आपका, कैल्शियम की आवश्यकता होती है, और कुछ मिलाकर कैल्शियम जो होता है, अगर हम देखें, है ना, एक गुणवत्ता वाला पोषक तत्व है। मतलब उसमें गुणवत्ता, मतलब देखिए ये कोशिका वृद्धि में मदद कर रहा है, कोशिका विभाजन में मदद कर रहा है, उसकी सेल वॉल यानी कोशिका जो भित्ति है उसको मजबूत घटक बनाने के लिए, उसकी संरचना के निर्माण के लिए हेल्प कर रहा है। तो ये कैसा है, आपका गुणवत्ता वाला आपका घटक होता है। कौन सा, कैल्शियम, है ना, याद रखिए गुणवत्ता वाला घटक होता है कैल्शियम। अब ये क्या करता है, उपज की गुणवत्ता को बढ़ाता है, उपज की जो गुणवत्ता है उसे बढ़ाता है, और सेल्फ लाइफ को बढ़ाता है। उसकी जो सेल्फ लाइफ मतलब उसकी खुद की जो लाइफ होती है उसे बढ़ाने में मदद करता है। इसके बाद इसकी कमी से विशिष्ट लक्षण जो देखने को मिलेंगे, क्या देखने को मिलेंगे, ऊतकों का स्थानीकृत जो है ना हम बोल सकते हैं संधान जो होता है उसका परिणाम स्वरूप विकास अवरोधक हो जाता है। अब स्थानीकृत जो ऊतक होते हैं, ऊतकों का जो वृद्धि होती है, देखिए कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनते हैं, है ना, कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनते हैं। ऊतक क्या होते हैं, छोटी छोटी कोशिकाओं का जो ग्रुप होता है उसे ऊतक कहते हैं। अब ऊतकों का निर्माण हो रहा है, मतलब कोशिकाओं का वृद्धि हो रही है, उनसे ऊतक बन रहे हैं जो आपके, उनके अवरोधक होता है, उनके विकास में क्या कर देता है, बढ़ाने में क्या कर देता है, आपके मदद करने की जगह उनको रोक देता है कैल्शियम। अब अगर कमी हो जाएगी तो ये सही होना है, मतलब उसका अवरोध हो जाएगा, है ना। पत्तियों की नोक कैसे होने लगती, जलने लगती है। आपने देखा होगा पत्तियों, कभी कभी पत्तियां जो रहती हैं आपकी, वो आगे से धीरे धीरे सूखने लगती हैं, धीरे धीरे सूखने लगती हैं, मतलब उनमें कैल्शियम की कमी होने लगती है। पत्तियां कोई होगी आगे से आपको सूखने लगी, इस तरीके से कोई भी लीफ है और इस तरीके से आपने देखा होगा वो आगे से सूखने लगती है ना, मुरझाने लगती है और धीरे धीरे सूखने लगती है आगे किनारे से, और साइड से भी यहाँ पे आपको कभी कभी देखने को मिलेगा, कभी आपने देखी होंगी तो ज़रूर आपको ऐसे देखने को मिलता है। फिर इसके बाद है ना, पत्तियां नोक जलने लगती है ना, और जड़ की नोकें जलने लगती है ना, और उसकी जड़ें भी ऐसी होने लगती, ब्लॉक एंड रोट, है ना। टमाटर, मिर्च एंड आम एवं आम का जो है शारीरिक विकार होता है। आपने आम के पत्ते में ऐसे ज़रूर देखा होगा, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ये वाला जैसे टमाटर में ये देखने को मिलेगा, इस तरीके से पत्तों में देखने को मिलेगा, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आम के पत्ते में, अगर आपके इधर मैंगो ट्री लगी होगी तो उसमें ज़रूर देखिएगा, कहीं ना कहीं आपको ऐसा ज़रूर देखने को मिलेगा, इस तरीके से स्पॉट देखने को मिलता है पत्तियों में, है ना। इस तरीके से ये आपको, है ना, आम की पत्तियों में देखने को मिलेगा। इस तरीके से टमाटर वगैरह में आपको ये कैल्शियम की कमी से इस तरीके से रोग आपको देखने को मिलेंगे। ये किसकी कमी से होता है, ये कैल्शियम की कमी से इस तरीके से रोड मतलब जो होता है, बैगन, तरबूज, मतलब इनमें भी आपको देखने को मिलता है। बैगन हुआ, तरबूज वगैरह जो है, इनमें भी इस तरीके के ये आपको जो रोग होता है ये देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से पत्तियां हुई, टमाटर वगैरह जो है वो ख़राब हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट अपन देख लेते हैं। अब देखो कुछ इसमें है ना नोट्स वाली बात है ना। पौधों में कैल्शियम की गतिशीलता सीमित होती है, मतलब पौधों में देखो, अगर पौधों का जो विकास हो रहा है तो एक मतलब नॉर्मल तरीके से उसकी हाइट वगैरह जो रहती है वो अगर पूरी हो जाती है तो उसकी गतिशीलता क्या होती है, सीमित होती है। अब पौधों में ऊतकों के क्या होते हैं, स्तर होते हैं। पौधों में भी ऊतकों के, जैसे मानव शरीर में ऊतक होते हैं उसी तरीके से पौधों में भी ऊतकों के क्या होते हैं, स्तर बनाए जाते हैं, और सुनिश्चित करते हैं कि विकास काल में क्या करते हैं, उनकी आपूर्ति की जानी चाहिए। और विकास काल जो मतलब उनके पूरा जो विकास काल हो रहा है ना, जिस समय वो बढ़ रहे हैं उस समय उनकी जो भी पदार्थ, पोषक तत्वों की आवश्यकता है उनकी पूर्ति की जाए, तो ये कैल्शियम उसमें क्या करता है, मदद करता है। ये आप अच्छे से याद रखते हुए चलिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अब दूसरा है हमारा मैग्नीशियम। दूसरा क्या है, मैग्नीशियम। अभी हमने कौन सा देखा, कैल्शियम, है ना, ये आपका द्वितीयक पोषक पदार्थ में कैल्शियम देख लिया। अब दूसरा हम देखते हैं मैग्नीशियम।
ये आप अच्छे से याद रखिएगा, अच्छे से समझते हुए चलिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आपको कोई भी दिक्कत हो अपन उसे भी सॉर्ट आउट कर देंगे। अब ये देख लेते हैं कार देखते हैं आप मैग्नीशियम के। चलिए मैग्नीशियम के कार देख लेते हैं। तो क्लोरोफिल अणु का एक प्रमुख घटक है ना। ये क्या कहते हैं, क्लोरोफिल जो अणु होता है मैग्नीशियम, क्लोरोफिल जो एक अणु होता है उसका महत्वपूर्ण घटक होता है आपका मैग्नीशियम, है ना। ये प्रकाश संश्लेषण में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। आपका जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिस समय भोजन बना रहे होते हैं पौधे, उसमें ये कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में मदद करता है। कौन सा, आपका मैग्नीशियम मदद करता है। मैग्नीशियम आपका, है ना, एंजाइमेंटिक जो प्रतिक्रिया होती हैं, एंजाइमेंटिक जो प्रतिक्रिया होती हैं उनमें भी शामिल होते हैं, ऊर्जा के उत्पादन में भी सहायता करते हैं, है ना। जो एंजाइम्स का निर्माण होता है, जो बनते हैं जो प्रक्रिया द्वारा, उसमें भी आपका मैग्नीशियम का योगदान होता है, और ऊर्जा उत्पादन में मैग्नीशियम क्या करता है, मदद करता है। ये आप अच्छे से याद रखते हुए चलिएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग। फिर इसकी कमी से क्या रोग हो जाते हैं, कुछ कुछ रोग आपको देखने को मिलेंगे। पत्तियों की सिरा पे क्या हो जाता है, आपकी जो पत्तियां होती हैं उनकी सिरा पे पीली, है ना, क्या हो जाती है, पट्टियां बन जाती हैं। इस तरीके से देखिए, आप ये देख सकते हैं, इस तरीके की पीली पट्टियां आपको सिराओं पे देखने को मिलेगी। ये ब्लैक कलर से मैंने मार्क कर दिया है ना। आपको देखने को मिलेगी पीले कलर की इस तरीके से, ये वाली, ये आपको देखने को मिलेगी। ये इस तरीके से ये पीले कलर की पत्तियां देखने को मिलती हैं। ये मैग्नीशियम की कमी से आपको देखने को मिलेंगी। फिर इसके बाद यह जाएगा आपका कि यहाँ पे पुरानी पत्तियाँ दिखाई देती हैं, और कमी बढ़ने से युवा पत्तियों की ओर बढ़ने लगता है। और अगर इसकी कमी होगी तो धीरे धीरे जो पुरानी पत्तियाँ वो तो पीली होंगी, साथ में जो अभी नई कोपलें निकली, नई पत्तियाँ जो निकली हैं, वो भी कैसी होने लगती, पीली होने लगती हैं, है ना। और गंभीर, जैसे गंभीर मामलों में क्या हो जाता है, नेफ्रोसिस दिखाई देता है। नेफ्रोसिस रोग जो हो जाता है वो उसमें दिखाई देता है। तो ये टमाटर के पत्ते में आपको कौन सा कमी दिखाई दे रही है, कैल्शियम की कमी दिखा रही है टमाटर के पत्ते में। तो ये आप देख सकते हैं ना, कैल्शियम की आपको कमी देखने को मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा। कैल्शियम प्रॉब्लम जो भी होगी, आप एक बार अगर आपको लगे तो पीडीएफ आपकी डलती है हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आपको पीडीएफ मिलती है। तो आप हमारे टेलीग्राम विद्यालयपुर चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं ना। हमारे जो विद्यालयपुर टेलीग्राम चैनल उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, और साथ में आप देख भी सकते हैं, पीडीएफ भी आपको मिलेगी। नहीं तो आप डबल से एक बार क्लास देख लीजिएगा तो समझ में भी आ जाएगा। साथ में अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप नोट्स भी बहुत अच्छे से बना सकते हैं। आगे देखते हैं, सल्फर देखते हैं। अभी हमने क्या देख लिया, कैल्शियम, मैग्नीशियम। अब सल्फर देख लेते हैं। कार्य क्या होता है सल्फर का, ये जो अमीनो एसिड होता है और प्रोटीन एंजाइम्स का घटक जो रहता है उसमें काम करता है। फिर साथ में ही क्लोरोफिल में प्रकाश संश्लेषण के लिए भी आवश्यक होता है। क्लोरोफिल जो होती है उसमें भी प्रकाश संश्लेषण भी आवश्यक होता है। इसमें पत्तियां हल्के रंग की हो जाती हैं। इसमें पत्तियां कैसी हो जाती हैं, हल्के हरे रंग की हो जाती है। धीरे धीरे पत्तियां कैसी हो जाती हैं, हल्के हरे रंग की हो जाती हैं। आप अच्छे से याद रखिएगा। दूसरा कौन सा है, हमारा लोहा है। दूसरा कौन सा है, लोहा। चलिए लोहे देखते हुए चलते। कार्य क्या होता है इसका, आयरन क्लोराइड निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आयरन जो होता है वो क्लोराइड के निर्माण में, ये जो लोहा जो होता है आयरन, ये क्या करता है, क्लोराइड के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब इसके होने से क्लोराइड का निर्माण होता है। कोशिका विभाजन में शामिल होता है, मतलब कोशिका के विभाजन में भी आवश्यक होता है। ये पौधों की वृद्धि में समर्थक होता है, और पौधों में अन्य महत्वपूर्ण प्रक्रिया में भी ये शामिल होता है। कौन सा, आपका आयरन। ये आप अच्छे से याद रखिएगा। फिर इसके बाद विशिष्ट इसकी कमी से क्या हो जाता है, युवा पत्तियां पीली पड़ जाती है, और अंतर सिरा आना क्लोरोसिस हो जाता है। और अंतरा सिरा जो क्लोरोसिस मतलब उनकी जो सिराएं होती हैं उसमें एक क्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। ये आप अच्छे से याद रखते हुए चलिएगा। देखिए आपको ये समझ में आएगा, पूरा डिटेल में लिखा हुआ है आपको, है ना। क्या है, कार्य क्या है, देखो सबसे पहले तो ये क्या करता है, क्लोरोफिल निर्माण में क्या करता है, मदद करता है। फिर कोशिका का जो विभाजन होता है उसमें मदद करता है ना, वृद्धि में मदद करता है। और जो भी आपकी पौधों में होने वाली अन्य गतिविधियां हैं उनमें भी क्या करता है, ये हेल्प करता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। पत्तियां कैसी हो जाती हैं, पीली हो जाती हैं। ये अच्छे से याद रखते हुए चलिएगा, पत्तियां कैसी हो जाती हैं, पीली हो जाती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपका ये चेरी में एफी की कमी से रोग हो रहा है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये आपको इस तरीके से रोग देखने को मिलेगा। और ये आपका कौन सी पत्ती है, टमाटर की, उसमें भी आपको ये रोग देखने को मिलेगा लोहे की कमी से, है ना। आगे देख लेते हैं, टमाटर का जो पौधा है उसमें आपको देखने को मिलेगा। आगे देख लेते हैं हम लोग।
चलिए, अब आपके जो इम्पोर्टेंट जो थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। जो भी आपके इम्पोर्टेंट पेड़ मतलब जो भी तत्व थे वो हमने सब देखे, जो मेन है पूछे जाते हैं, है ना, जिनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं सूक्ष्म तौर पे भी जो आते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। सूक्ष्म वाले तो नाम आप याद रखिएगा, उनकी इतनी ज़रूरत नहीं होती है। जो मैंने आपको पढ़ाया आप उन्हें बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में देख लीजिएगा। और बाकी मैंने जो फर्स्ट एक छोटी सी चार्ट बना के दिया था, जो मैं आपको एक बार वो बता देती हूँ, तो उसमें से आपको पूरे देखने को मिलेंगे, है ना। आपको ऊपर जो छोटी सी मैंने आपको चार्ट बनाया था, रुकिए एक मिनट, ये वाला जो चार्ट है इसमें से आप देख सकते हैं ना, ये वाला जो प्राथमिक, ये वाला द्वितीयक वाला जो चार्ट बनाया था आप उसमें से देख सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। चलिए हमारी जो स्लाइड्स हैं उन पे देखते हैं, जहाँ तक हमारा हो गया है। चलिए अब हम देख लेते हैं पेड़ पौधों पर मनुष्य की अंतः निर्भरता, मतलब आपकी है ना अंतः निर्भरता, मतलब पौधों पे कैसे निर्भर रहते हैं आपके मनुष्य, तो उस हिसाब से हम देख लेते हैं, है ना। ये हमारा एक आगे टॉपिक है, इसको कंप्लीट करते हुए हम चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पेड़ पौधों में मनुष्य एक दूसरे पर परस्पर निर्भर होते हैं। देखो पेड़ पौधे, मनुष्य भी पेड़ पौधों पर निर्भर है और पेड़ पौधे भी मनुष्य पर निर्भर है, तो दोनों के बीच में एक अंतः क्रिया चलती है। अंतः क्रिया मतलब दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी है। जैसे पौधे से हवा शुद्ध होती है। अब पौधे अगर जहाँ का माहौल पे मतलब जिस स्थान पे पौधों की संख्या बहुत अच्छी है, अधिक है, जैसे आपके घर में वगैरह में, तो आपको शुद्ध वायु आपको प्राप्त होंगी, है ना। तो आपको प्रदूषण रहित वायु आपको मिलेगी। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। अब वातावरण जो है उसमें आपको ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है ना। मृदा क्षरण को रोकता है। अगर कहाँ पर मृदा कटाव वाला जो क्षेत्र है, अगर वहाँ पर हम अगर पेड़ पौधों को लगाएं अधिक मात्रा में, तो ये मृदा क्षरण को रोकता है। फिर इसके बाद क्या होती है, मृदा में उर्वरकता शक्ति बढ़ती है। इस मृदा की उर्वरकता मतलब अधिक ही क्षरण रुकेगा, तो उसकी जो ऊपर वाली जो परत है जिसमें पोषक तत्व होता है, किसमें, आपके मृदा में, तो वो रुकेगा, तो इससे आपकी पोषक तत्व भी बरकरार रहेंगे, उनका भी क्षरण नहीं होगा, है ना। इस तरीके से ये हमारी और पौधों की हेल्प करता है। और देखते हैं हम लोग, फिर ये क्या करता है, ये वातावरण में सुंदर परिवेश और सौंदर्य, जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पे शुद्ध वायु मिलेगी, सौंदर्य का दर्शन होगा, कितना सुंदर माहौल होगा, हमें देखने में कितना मनोहर, मतलब दिल को अच्छा लगता है, हमको मन को अच्छा लगता है हमारा, है ना। पौधों से हमें औषधियाँ प्राप्त होती हैं, कितने अलग अलग प्रकार की औषधियाँ हमें पौधों से मिलती हैं। पौधे हमें कितने तरीके की औषधियाँ देते हैं, है ना, जो हमारे शरीर, हमारे कभी कभी तो हम बस पेड़ पौधों के हरियाली को ही देखने के बाद ही हमारी जो मिजाज होता है, हमारी जो तबीयत होती है वो कितनी अच्छी हो जाती है। सोचो उनसे औषधियाँ जो मिलती हैं, है ना, जो वेद वगैरह जो होते हैं उनका निर्माण करते हैं। फिर हो जाता है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से हम क्या करते हैं, पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। कहीं ना कहीं से हम डिपेंड होते हैं पेड़ पौधों से, चाहे खाने के रूप में हो, चाहे जीवन यापन सांस लेने में भी हो, तो हम पेड़ों पर निर्भर करते हैं। सेकंड आगे देखते हैं हम लोग, है ना, पेड़ पौधों से होने वाले लाभ। कुछ पेड़ पौधों से बहुत अच्छे लाभ भी होते हैं हमें। क्या क्या लाभ, वैसे नुकसान तो कुछ नहीं करते कभी पेड़ पौधे, बहुत ही कम ऐसा होगा जहाँ पे हमें होंगे। हाँ, कुछ पौधे ऐसे रहते हैं जो हानिकारक रहते हैं हमारे वातावरण के लिए, जो उनके जहाँ पर उनको होना चाहिए वहाँ पर नहीं, अगर हम गलत स्थान पर उनको लगा दें। जैसे एक होता है पेड़ होता है जिससे वो लंबी हाइट होती है, उसकी बहुत बड़ी होती है, जो पानी को बहुत ज़्यादा खींचता है ना। और अगर आप सूखे वाली जगह पे लगा दोगे तो वहाँ का और पानी पूरा खींच के वो बात उड़ा देता है, तो पानी की कमी को भी बढ़ाते हैं कुछ पौधे। अब ये हमारी कुछ अलग से मदद करते हैं पेड़ पौधे को लाभ, होने वाले लाभ, जैसे, है ना, फल सब्जी अनाज के रूप में हमें क्या क्या लाभ होता है। सबसे पहले अनाज के रूप में हम देखें क्या मिलता है हमें, गेहूँ, चावल, अरहर, मटर, चना, ये हमें खाद्य पदार्थ के रूप में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं, खाद्य पदार्थ के रूप में अगर हम देखें, है ना। फलों में जैसे आम, अमरूद आदि हमें मिलेंगे, कितने सारे फल हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं। फिर सब्जियों में जैसे हम देखें, सब्जियों में भी अलग अलग, जैसे हम अगर जड़ के रूप में देखें, है ना, तो मूली मिलेगी, सलजम मिलेगा, चुकंदर मिलेगा, गाजर मिलेगी, ये हमें पौधों से मिलते हैं, मगर उनके जड़ के रूप में हमें नहीं खाते हैं। इसके बाद तना हमें मिलेगा, तना में आलू और अदरक मिलेगा हमको। फिर इसके बाद अगर हम देखें
क्या बोलते हैं उससे पत्तों के रूप में दे लेंगे। पालक, मेथी, सरसों हम भाजी यूज़ करते हैं, खाते हैं, भाजियाँ खाते हैं तो पत्तियों के रूप में मिलती हैं। फूल के रूप में देखें तो फूल गोभी वगैरह जो होती हैं वो हमें फूल के रूप में खाने को मिलती हैं, हम उनके फूल खाते हैं। फिर इसके बाद अगर हम फल के रूप में देखें, तुरई, भिंडी, टमाटर जो होते हैं वो फल होते हैं, है ना। भिंडी, गिलकी, लौकी वगैरह जो फल होते हैं, जो हम इनको यूज़ करते खाते हैं, तो ये क्या सब क्या होती हैं, ये हमें पौधों से ही प्राप्त होती है। पेड़ पौधों से ही ये चीज़ें हमें मिलती हैं और जो हमारी क्या करती हैं, जीवन और पोषक तत्व बनाए रखने में क्या करती हैं, हमारी मदद करती है। आगे देखते हैं हम लोग, खाद्य तेल, जैसे बीजों से हमें क्या मिलता है, सरसों, मूंगफली, तिल का तेल मिलेगा हमें, ये खाद्य पदार्थों से मिलता है हमें ये तेल वगैरह, है ना। खाद्य पदार्थ से तो हम लेते हैं ये तेल वगैरह। फिर इसके बाद आ जाएगा फूल में देखें, चमेली, है ना, चमेली वगैरह का फूल से क्या बनता है, तेल बनता है। फिर मसाले में जैसे तेज पत्ता, अदरक, लौंग वगैरह जो भी है ये मसाले के रूप में यूज़ होते हैं, तो ये भी हमें पेड़ पौधों से ही मिल रहे हैं। रेशेदार जैसे कपास, जूट वगैरह, इस तरीके की जो प्रमुख अन्य वस्तुएं जो होती हैं हमें किससे प्राप्त होती हैं, सारी पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं। तो पेड़ पौधों में हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रूप में हम निर्भर रहते हैं। कहीं ना कहीं से हम जो खा रहे हैं, हमारा जीवन यापन कर रहे हैं, जहाँ तक हम कपड़े भी पहन रहे हैं तो वो भी हमें पेड़ पौधे, अगर कॉटन पहन रहे हैं तो भी हमें पेड़ों से मिल रहा है, हम रेशम पहन रहे हैं तो भी हमें पेड़, सिल्क पहन रहे हैं तो भी हमें पेड़ पौधों से मिल रहा है। तो ये सारे, माफ़ कीजिएगा, सिल्क तो हमें वो कीड़े से मिलता है ना, मगर वो पत्तियां भी तो इनडायरेक्ट वो किसकी खा रहे, मतलब पत्तियों को खाकर ही तो बनाता है, तो वो भी पेड़ पौधों से ही मिल रहा है हमें, तो वो भी मतलब उसकी पत्ती खाने के बाद, शहतूत की पत्ती खाने के बाद ही वो उसका निर्माण करता है। तो कहीं ना कहीं हमारा पूरा जीवन जो है पेड़ पौधों पर ही निर्भर है। कहीं ना कहीं से हम पूरी तरीके से पेड़ पौधों पर ही डिपेंड है ना, पूरी तरीके से हम पेड़ पौधों पर ही आश्रित हैं। हमें कहीं ना कहीं से पेड़ पौधे जीवन यापन करने के लिए पेड़ों की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से हमारा जो आज का टॉपिक था, पेड़ पौधों के पोषण तत्व, थोड़ा सा बड़ा था, है ना। तो आज हमारे एक ही क्लास में पोषक तत्व भी हो पाए हैं और थोड़े से 2 टॉपिक्स थे वो भी मैंने इंक्लूड कर दिए थे, छोटे छोटे से थे, है ना। तो इस तरीके से हमारा पूरा टॉपिक आज कंप्लीट हो चुका है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आखिरी तक बने रहने के लिए, और उन सब का भी धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े रहे आखिरी तक, पूरी क्लास देखी। तो आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। और अभी तक अगर किसी को पता नहीं तो एक बार और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, ये हमारी वर्ग 3 के लिए MP टेट के लिए क्लास चल रही है, जिसमें आज हमारा पेड़ पौधे का पार्ट 3 था। और अगर आपने आगे की क्लास नहीं देखी उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। और इस तरीके से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। और आप सभी का धन्यवाद। लास्ट में जाते समय एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी।